स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ई विद्यार्थी। मैं हूँ आकांक्षा, आपकी साइंस टीचर। और वही क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 हम निपटा चुके थे, यानी कि फिनिश कर चुके थे। और अब हम आगे क्या करने वाले हैं, कौन गेस करेगा? अब हम करने वाले हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर, जो कि बड़े ही मक्खन आपको लगने वाले अगर चैप्टर अच्छे से पढ़ के आए हो तो। वैसे तो एनसीईआरटी बहुत ही बेसिक, साधारण और मज़ेदार सवाल पूछती है, तो देखना चाहते हैं कि एनसीईआरटी ने क्या क्या क्वेश्चन किया और उनके आंसर आखिर क्या है। चलिए फिर आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी बुक में क्या दिया हुआ है? अब यहाँ पर सेल के वेरियस पार्ट्स आपको दिए हुए हैं जो तरह तरह की सेल में पाए जाते हैं। सेल के पार्ट्स बोले तो कंपोनेंट्स भी इसको बोलते हैं सेल के, या आगे हायर क्लास में आप वर्ड ढूंढेंगे, एक नया वर्ड आपको मिलेगा ऑर्गेनेल्स। इसको सेल के ऑर्गेनेल्स भी बोलते हैं, या कंपोनेंट बोल सकते हैं, या सिंपल पार्ट्स बोल सकते हैं, जो कि ये सारे इस वाले पार्ट में ये सब आपको दिए हुए हैं यहाँ पर इस टेबल में। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं, इन्होंने आपको कैटेगरी दे रखी है कि प्लांट सेल की, एनिमल सेल की और साथ ही साथ बैक्टीरियल सेल की। तो इन्होंने आपको बोला है कि कौन कौन से पार्ट्स हैं जो एनिमल सेल में पाए जाते हैं, प्लांट सेल में पाए जाते हैं और बैक्टीरियल सेल में पाए जाते हैं, और कौन से हैं जो तीनों में कॉमन है। तो सबसे पहले कॉमन वाले की बात कर लेते हैं, बड़ा ही इजी होगा ये। तो कॉमन, सबसे पहले एक सेल को क्या चाहिए? एक सेल को एक लाइनिंग, एक बेस, एक क्या कहते हैं, एक मेम्ब्रेन चाहिए, सेल मेम्ब्रेन जिसको हम बोल सकते हैं। दूसरी चीज क्या चाहिए? अब भैया आपस में मिक्सिंग ना हो इनके पार्ट्स, इनके कंपोनेंट्स की, तो इसमें क्या भरा हुआ होता है? ये एक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड भरा होता है, जिसे क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं, जो कि कॉमन है। हर तरीके के सेल में आपको सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इन चारों में सबसे पहले फिल कर लो साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि डिफरेंट जो है सब में क्या क्या है, क्या नहीं है। कॉमन वाला तो हमने फटाफट ऑर्गेनाइज कर लिया, फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, तो अब देखो सेल, कौन सा वाला सेल देखें? प्लांट सेल देख लेते हैं। ठीक है, प्लांट सेल में और इनमें से क्या क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, हाँ होता है, न्यूक्लियस होता है। जेनेटिक मटेरियल तो चाहिए ना, सबको चाहिए। ये न्यूक्लियस जो है तो सब में, बस एक थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा बैक्टीरिया वाले में। अब देखो न्यूक्लियस जो है दोनों में डाल लेते हैं, किस किस में है। तो भैया न्यूक्लियस प्लांट सेल में भी होता है और न्यूक्लियस एनिमल सेल में भी होता है। दोनों में जेनेटिक मटेरियल एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट में ट्रांसफर तो होगा, डीएनए जाता है ना पेरेंट से बच्चे के अंदर, है ना। अब आप बोलोगे बैक्टीरिया में ऐसा नहीं होता, बैक्टीरिया में भी ऐसा होता है। तो बट वहां पर क्या है, इतना ऑर्गेनाइज, ब्यूटीफुल और वेल डिफाइंड प्रॉपरली, है ना, इतना एडवांस न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, ये थोड़े बेसिक से ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो इनके पास थोड़ा बेसिक सा न्यूक्लियस होता है, जो न्यूक्लियस जैसा दिख रहा है पर प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है, यानी वेल डिफाइंड नहीं है। तो उसको बोलते हैं, उसका वर्ड जो यूज हम करते हैं वो हम यूज करते हैं न्यूक्लियोइड। ठीक है, तो बैक्टीरियल सेल के पास आपको मिलेगा न्यूक्लियोइड, जबकि आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या मिलेगा? न्यूक्लियस मिलेगा। ठीक है, अब क्लोरोप्लास्ट। अब भैया क्या हम फोटोसिंथेसिस करते हैं? क्या बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं है। प्लांट्स जो है वो तो 100% फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है ग्रीन पिगमेंट, जो होती है क्लोरोफिल, जिसकी हेल्प से क्या करते हैं वो प्लांट्स? फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, यानी अपना खाना खुद बना पाते हैं। तो उनको तो जरूरत है क्लोरोप्लास्ट की, बट क्या हमें जरूरत है? नहीं। क्या बैक्टीरिया को जरूरत है? नहीं। ठीक है, तो भाई क्लोरोप्लास्ट क्या हो गया? एक ऐसी चीज हो गई जो सिर्फ प्लांट सेल में मिलेगा। न्यूक्लियस हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, सेल मेम्ब्रेन सब में मिलेगी। सेल वॉल, अब सेल वॉल एक ऐसी चीज है जिसकी भाई एनिमल्स को तो कोई नीड नहीं होती, क्योंकि एक एनिमल जो होता है वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जो कि बहुत सारे सेल से मिलकर बना हुआ था। उनके अंदर तो भाई ऑर्गन सिस्टम होते हैं, है ना। तो उनको तो नीड नहीं है उनकी सेल को, एक एक सेल को, कि उन्हें ओवर प्रोटेक्शन की जरूरत हो। तो बेसिकली जो प्लांट्स होते हैं और जो बैक्टीरियल सेल जो बैक्टीरिया होते हैं, इनको ओवर प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये काफ़ी डेलिकेट और सेंसिटिव होते हैं। तो इनको ज़्यादा स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन और रिजिडिटी, टफनेस की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए इनके पास होती है सेल वॉल और हमारे पास सेल वॉल नहीं होती। वी लैक सेल वॉल। अब किसी को ये आंसर नोट डाउन करना है तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें, तब हम बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? आनंदी एक प्यारी सी छोटी सी क्यूट सी बच्ची है। इसने एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए सोचा। इसने ले ली 2 टेस्ट ट्यूब, एक का नाम दिया ए, एक का नाम लिया बी। ठीक है, ये देखो इस तरीके से उसने जो है टेस्ट ट्यूब को अरेंज कर दिया। 2 टेस्ट ट्यूब ली और उसने चीनी का घोल
शुगर सॉल्यूशन बनाया है। कितनी चीनी, एक एक चम्मच चीनी मिक्स करी है, दोनों में इक्वल पानी लेके, और घोलने के बाद उसने दोनों टेस्ट ट्यूब में उसको डाल दिया। अब उसने ये ऐसे फूल जाने वाला बैलून दोनों टेस्ट ट्यूब पे लगा दिया, लेकिन एक और चीज ऐड करी है टेस्ट ट्यूब बी में। ए में तो कुछ ऐड नहीं किया, बस चीनी का घोल है और कुछ नहीं है। बी वाले में उसने साथ में यीस्ट भी डाल दिया है, ठीक है, यीस्ट डाल दिया और अब बैलून लगा दिया है। अब ये बोल रहे हैं कि भैया आप अपनी ऑब्जर्वेशन बताओ, या एक्चुअली में ऑब्जर्वेशन जो है क्या हुई होगी, क्या आप कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हो, क्या चेंज आया होगा 2 से 3 दिन बाद, क्या चेंज नजर आया होगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर जो बैलून है वो फूल गया होगा, तो वो फूला क्यों है ये हमें बताना है, इसका सही कारण क्या है। ऑप्शन दिए हुए हैं 4, आपको इनमें से एक आपको चुन लेना है, चूज करना है। तो ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है, ये बोल रहे हैं एवेपोरेशन हो जाएगी, एवेपोरेशन से स्टीम ऊपर जाएगी, बैलून फूल जाएगा। सही लग रहा है आंसर, ठीक है, मुझे बताओ सही लग रहा है कि नहीं, क्या पता सही हो, ठीक है। सेकंड यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि भाई गर्म एटमॉस्फेयर की वजह से क्या हो जाएगा, एयर जो है इधर उधर फैलने लगेगी, एक्सपैंड हो जाएगी, जिससे जो है बैलून फैल जाएगा, क्योंकि उसने उसको थोड़ी सी वार्म प्लेस में भी रखा है दोनों टेस्ट ट्यूब को, है ना, ये मिस कर दिया था मैंने। वार्म मतलब सनलाइट से दूर पर हल्की सी गर्म, ठीक है। अब तीसरा है, बोल रहे हैं कि यीस्ट जो है एक तरीके की गैस प्रोड्यूस करता है, टेस्ट ट्यूब बी में उसने वो गैस प्रोड्यूस कर दी और बैलून को जो है फुला दिया है। अब चौथा ये कह रहे हैं शुगर जो है वो गर्म हवा के साथ ना रिएक्ट हो जाती है और क्या प्रोड्यूस कर देती है, कोई गैस प्रोड्यूस कर देती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, बैलून फूल जाता है, ठीक है। तो इनमें से आपको क्या लग रहा है, कौन सा वाला सही जवाब है, कौन बताएगा मुझे, चैप्टर में बहुत पढ़ाया है ये, ठीक है। आंसर नंबर सी जो है करेक्ट है, बहुत ही बेसिक सा आंसर था इसका। जो यीस्ट होती है उसका काम ही क्या है भैया, यीस्ट जब फर्मेंटेशन हो रही होती है यीस्ट के अंदर, मतलब वो ब्रेकडाउन ऑफ फूड चल रहा होता है, जब वो केमिकल रिएक्शन चल रहा होता है तो वो गैस प्रोड्यूस करती है एज अ एनर्जी, जो कि भैया कहाँ जाएगी, गैस ऊपर की तरफ जाएगी तो चीज़ों को फुला देगी ना। तो वो जो बैलून है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भर गई है, इसीलिए वो फूल गया है, जैसे कि आटे का डो फूल जाता है या मैदा का डो इस तरीके से फूल जाता है, जो कि हमने चैप्टर में देखा था कैसे, ठीक है। साफ सी बात है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें शुगर सॉल्यूशन मिल गया है, जो उनके लिए बड़ी ही मज़ेदार टेस्टी सी चीज़ है, फेवरेट वाली चीज़ हमने दे दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, तो अटैक कर दिया उन्होंने कि चलो भाई यहाँ पर मज़ा आएगा, यीस्ट तो डाला ही है ना, ऑर्गेनिज्म तो है ही उस चीनी के अंदर, तो उन्होंने चीनी को फर्मेंट करना जो है मज़ेदार तरीके से चालू कर दिया और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करनी शुरू कर दी, जिससे बैलून भर गया, ठीक है। आंसर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे देखते हैं। सेकंड एक और चीज़ ये बोल रहे हैं थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। उसको थोड़ी सी क्या हुई, उसको थोड़ी क्यूरियोसिटी हुई, थोड़ी सी चुल हुई, वो कहती है ये मज़ा नहीं आया, एक और चीज़ करके देखती हूँ। मैंने कहीं सुना था कि भैया अगर लाइम वाटर लेकर आऊँगी और लाइम वाटर पे जो है, अब क्या सुना था ये मैं बता दूँगी तो आंसर ही आ जाएगा, ठीक है। अब उसने क्या किया, एक और टेस्ट ट्यूब लेकर आई और 1/4 उसको भर दिया, किस चीज़ से, लाइम वाटर से, ठीक है। लाइम वाटर से उसने उसको भर दिया है। लाइम वाटर क्या होता है, लाइम वाटर होता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, केमिकली इसको ये कहते हैं, मतलब ये इसका केमिकल नेम है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लाइम वाटर से उसने 1/4 उसको फिल कर दिया है और उसके बाद उसने क्या किया, फटाफट से बी टेस्ट ट्यूब से बैलून को निकाला उसी टाइम, और ये जो नई वाली टेस्ट ट्यूब थी लाइम वाटर वाली, इसके ऊपर उसने वो बैलून लगा दिया। अब वो क्या ऑब्जर्व कर रही है, वो एक अलग सी चीज देख रही है, वो देख रही है कलर चेंज हो गया। पहले तो जो कलर था टेस्ट ट्यूब का लाइम वाटर का एकदम ऐसे ट्रांसपेरेंट था, पानी जैसा, अब उसने देखा बैलून लगाते ही मिल्की कलर हो गया, दूध जैसा कुछ उसको दिख रहा है। वो कह रही है क्या हो गया। अब ये एक्सपेरिमेंट क्यों किया जाता है, ये एक्सपेरिमेंट ये पता करने के लिए किया जाता है कि किसी भी चीज़ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है या नहीं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी तो इस तरीके से ये प्रोडक्ट जैसे लाइम वाटर जो है मिल्की में टर्न हो गया है, ऐसे ही टर्न हो जाएगा। इससे पता चल रहा है, हेंस प्रूफ हो रहा है कि यस इसके अंदर, उस बलून के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है, तभी ये रिएक्शन होना पॉसिबल होता है, ठीक है। तो भैया अब सिंपल सी बात ये है कि पहले जो है क्या था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, यानी कैल्शियम प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्साइड मान लो, ठीक है, ये तीन चीजें थी। लाइम वाटर को ये बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, CaOH होल ट्वाइस, ये इसका केमिकल फॉर्मूला होता है, जो कि आप अभी फर्दर बड़ी क्लास में जाके पढ़ोगे, 9th में आप सीखोगे। तो अभी इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फील नहीं करना है, इतना ज़्यादा जो क्या कहते हैं कंफ्यूज नहीं होना है, ये बस मैं नॉलेज के लिए आपको बता रही हूँ, पता होना चाहिए।
ठीक है। अब ये कन्वर्ट हो गया, यानी ये रिएक्ट हो गया किसके साथ, CO2 गैस, कार्बन हमने इसके अंदर डाल दी है। ठीक है, तो ये बन गया कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोजन ऑक्साइड जो था अभी, मतलब कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड जो था वो जो है कन्वर्ट हो गया कार्बोनेट में, क्योंकि हमने कार्बन डाइऑक्साइड का गैस इसके अंदर डाल दिया है ना, तो रिएक्शन चेंज हो गई, तो इसका कलर चेंज हो गया, अपीयरेंस चेंज हो गया। हेंस प्रूफ कि उसके अंदर, उस बलून के अंदर कौन सी गैस थी, कार्बन डाइऑक्साइड ही थी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब भैया तीसरा सवाल क्या है। अब एक फार्मर होता है जो भाई गेहूं के क्रॉप को लगा रहा होता है अपने खेतों में। ठीक है, गेहूं उगा रहा होता है और अब वो फर्टिलाइजर लेकर आता है मार्केट से, केमिकल लेकर आता है जिसके अंदर नाइट्रोजन काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है, जिससे कि उसकी सॉइल जो है न्यूट्रिशन से भर जाती है और फर्टिलिटी अच्छी हो जाती है, ताकि उसको अच्छी यील्ड मिले, अच्छी ग्रोथ मिले वीट की, खूब सारे गेहूं उसके जो है खेतों में लहराते हुए बढ़िया तरीके से उग जाएं। ठीक है, साइड में एक और फार्मर होती है जो कि उगा रही होती है कोई और चीज, बीन उगा रही होती है, और वो ये सोचती है कि नहीं, मेरे को तो कोई भाई अननेचुरल फर्टिलाइजर डालने की जरूरत नहीं है, मेरा तो भैया काम ऐसे ही चल जाएगा, मेरे क्रॉप तो पहले से ही हेल्दी ग्रो होंगे। तो ऐसा क्यों, उसने क्यों नहीं ऐड किया केमिकल फर्टिलाइजर, उसने क्यों नहीं नाइट्रोजन डाला है? उसने नाइट्रोजन इसलिए नहीं डाला है क्योंकि बीन का जो प्लांट है या इसी तरीके के कोई जो प्लांट होते हैं, जैसे कि लेग्यूम्स के प्लांट, दाल वगैरह, पल्सेस वगैरह होते हैं, राजमा वाजमा, लोबिया, ऐसे कोई भी होते हैं, या मटर होता है, तो ऐसे प्लांट्स में क्या होता है कि जो राइजोबियम होता है उसका एक म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है। राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो इनके रूट में रहते हैं, रूट नोड्यूल्स जिसको हम बोलते हैं, नोड्यूल्स में रहते हैं, अपनी एक जगह बना लेते हैं और उसमें एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं, फिक्स करते हैं और दे देते हैं प्लांट्स को कि जाओ, एक्सचेंज चल रहा है ना, यहाँ पर म्यूचुअलिज्म चल रहा है। ये बोल रहे हैं तुम हमें घर दे दो और हम तुम्हें नाइट्रोजन दे देंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है प्लांट्स एटमॉस्फेयर वाला नाइट्रोजन डायरेक्टली नहीं ले सकता है, उन्हें एक नाइट्रोजन की डिफरेंट फॉर्म में नाइट्रोजन चाहिए होता है, जो कन्वर्ट करके कौन दे रहा है? राइजोबियम बैक्टीरिया दे रहा है। तो जब पहले ही राइजोबियम बैक्टीरिया उनको इतना सारा नाइट्रोजन दे रहा है तो फर्टिलाइजर डालने की नीड ही क्या है, जरूरत ही क्या है? इसके बाद जो दूसरा वो प्लांट लगाएगी उसमें भी उसको फायदा हो जाएगा, क्योंकि सॉइल में पहले ही काफी सारा नाइट्रोजन होगा, है ना। तो क्रॉप रोटेट करने में भी बड़ा फायदा होता है। तो यहाँ पर ऐसी खेती अगर करी जाती है तो यहाँ पर इतना ज़्यादा केमिकल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ये रीज़न है, यही इसमें लिखा हुआ है। तो भैया आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आगे देखते हैं। देखो रूट नोड्यूल्स हमने देखा है, राइजोबियम रह रहे हैं, जो आपको दिख रही है पोटली सी, इसके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया रह रहे हैं, इनकी रूट्स में जो नाइट्रोजन को के इनको देंगे ताकि ये उसको यूज़ कर पाए और हेल्दीली ग्रो हो पाए। ठीक है, चलिए आगे। सो इससे इतना ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब स्नेहल, ठीक है, स्नेहल एक लड़की है, उसने क्या किया है, गड्ढा खोदा है, पिट ए और पिट बी, दो गड्ढे खोदे हैं। एक में उसने क्या किया है, एक में उसने छिलके डाले हैं वेजिटेबल्स के, फ्रूट्स के, और साथ में उसने सूखी पत्तियां भी डाली हैं। दूसरे में बी पिट में उसने क्या किया, और मिक्स भी कर दिया अच्छे से, और दूसरे पिट में उसने क्या किया है, सेम काइंड ऑफ वेस्ट डाला है, लेकिन साथ में उसने ड्राइड लीव्स उसके मिक्स नहीं करी और सॉइल से दोनों को ढक दिया। अब थोड़े दिन बाद वो आके देख रही है कि भैया क्या इसका इफेक्ट आएगा। तो क्या आप बता सकते हो कि वो क्या टेस्ट कर रही है? ठीक है, अब जब वो आई और उसने देखा, वो ये टेस्ट कर रही है कि जब मैं वेजिटेबल और फ्रूट्स के पील छिलकों को मिला रही हूँ सूखी पत्तियों के साथ और फिर सॉइल ढक के जा रही हूँ, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर फास्ट काम कर रहे हैं या स्लो काम कर रहे हैं, या कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मतलब वो चीज़ें डिकम्पोज होके खाद कितनी देर में बन रही हैं, वो ये चेक कर रही है। ठीक है, उसने क्या देखा कि हाँ अफेक्ट हो रहा है। इफ द कॉम्बिनेशन इन पिट ए, उसने ये देखा कि विच इंक्लूड्स ड्राइड लीव हेल्प माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो सूखी पत्तियां थी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हेल्प कर रही है ब्रेक डाउन करने में वेस्ट को इनटू मैन्योर फास्टर। ठीक है, और मोर इफेक्टिवली कंपेयर्ड अगर हम करें पिट बी में, क्योंकि सूखी पत्तियां नहीं है तो वो थोड़ा सा स्लोली माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको जो है कन्वर्ट कर पा रहे हैं मैन्योर में, तो प्रोसेस थोड़ा सा स्लो हो गया, खाद थोड़ी सी स्लो बन रही है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो स्लो हो गए, उनकी वर्किंग थोड़ी सी धीमी हो गई है। ठीक है, गति। ठीक है, तो अब ये आप देख लीजिए, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम फिर से आगे बढ़ जाएंगे, यही आंसर है।
अब भाई अगर आपको दिक्कत समस्या परेशानी पढ़ाई लिखाई में आती है तो ई विद्यार्थी का प्लेटफॉर्म फटाफट से ई विद्यार्थी पे जाइए और कर लीजिए फ्री डाउनलोड एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर्स और आपको सैम्पल पेपर समरी सब कुछ यहाँ मिल जाने वाला है। वीडियो तो आप देख ही रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही और भी वीडियोस आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। ये बोल रहे हैं आइडेंटिफाई करना है आपको कि मैं कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हूँ। आंसर यहीं की यहीं लिखा है तो चीटिंग हो गई है वैसे तो। ठीक है, ये बोल रहे हैं सबसे पहला क्वेश्चन कि मैं एक्सट्रीम कंडीशन में एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रह सकता हूँ, इनफैक्ट आपकी बॉडी में भी रहता हूँ। तो ये क्या है, ये है बैक्टीरिया। ठीक है, मैं ब्रेड बनाता हूँ, केक बनाता हूँ, कैसा सॉफ्ट और फ्लफी, तो वो क्या है, यीस्ट है। यीस्ट से ही तो होती है ना फ्लफीनेस आती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होने की वजह से। अब मैं रूट्स में रहता हूँ, दालों की क्रॉप्स के, और प्रोवाइड करता हूँ न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ। तो ये तो क्या है, अभी अभी ही पढ़ा है हमने आंसर, राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है, तो अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतने ही क्वेश्चन आंसर्स हैं, थोड़े से और बचे हुए वो हम करेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे अगली वाली वीडियो में।